Hi guys, welcome back to the channel and welcome to the रिटायरमेंट प्लान सीरीज पार्ट 4। तो आज जिस रिटायरमेंट प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ माय फेवरेट रिटायरमेंट प्लान है, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। तो क्या होता है नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, चलिए हम आगे वीडियो में जानते हैं और मैं पूरा चीज़ बताऊंगा कि क्यों मेरा ये इतना फेवरेट है नेशनल पेंशन स्कीम। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। ओके, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, व्हाट इज़ एनपीएस। तो नेशनल पेंशन स्कीम इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिटायरमेंट प्लान फॉर इंडिविजुअल्स एज 18 to 70 ईयर्स ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट एंड रिटर्न बिटवीन 9 to 12%। तो नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है जो कि अलाउड करती है 18 से 70 साल के लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आपको टैक्स बेनिफिट्स देती है और साथ में आपको रिटर्न्स भी देती है 9 से 12% के बीच में गारंटीड। तो इसमें क्या होता है कि 9 से 12% के बीच का रिटर्न इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर आप किसी एफडी हायर एफडी अकाउंट या हायर सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो हद से ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा 7.1%, 7.2, और वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको 9 से 12% प्लस आपको यहाँ पे आपका रिस्क भी कंजर्वेटिव रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक रिटायरमेंट प्लान है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है। तो आगे हम इसमें बात करते हैं कि इन द एनपीएस इंडिविजुअल सेविंग्स आर पोल्ड इनटू अ पेंशन फंड विच इज इन्वेस्टेड इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्स, corporate debentures and shares. The return on these investment contribute to the growth over time. तो एनपीएस कैसे काम करता है? एनपीएस सिमिलरली आपका म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी होती है, उससे एक फंड मैनेजर बाय करता है अलग अलग एसेट्स लाइक डेट्स खरीद लिए, डेट्स बॉन्ड्स खरीद लिया, आपके स्टॉक खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। सिमिलरली एनपीएस में भी सिमिलर ऐसे ही होता है कि जब आप अपना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो पेंशन फंड आपका या पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदता है, जिसमें होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बिल्स एंड शेयर्स, और उसके ही रिटर्न्स आपकी रिटर्न्स को जस्टिफाई करते हैं एट द एंड। और यहाँ पे अब हम आगे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का, क्योंकि इस चीज़ में ये ध्यान दिया गया है कि आप गलती से भी रिटायरमेंट प्लान के बारे में कुछ अपना कुछ एक गलत कदम ना उठाएं। जैसे कि इस पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है की फीचर करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनपीएस मैंडेट्स अ पोर्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स टू बी यूज्ड फॉर परचेजिंग एन्युटी प्रोवाइडिंग अ लाइफ टाइम पेंशन स्कीम। Upon retirement excess or superannuation, at least 40% of accumulated fund must be used to purchase an annuity, while remaining amount can be withdrawn as a lump sum. This ensures that the subscriber have steady income stream in their retirement. कि NPS में क्या होता है, जब आपके पास विड्रॉल का टाइम आता है, जब आपके पास आप रिटायरमेंट के पास हैं, आप 60 ईयर्स के हैं और आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है आपको 100% विड्रॉल नहीं मिलता है। आपके 100% विड्रॉल में से आप ओनली 60% ही विड्रॉल कर सकते हो। उसमें से बाकी एटलीस्ट आपको 40% आपको यहाँ पे एक एन्युटी प्लान खरीदना होता है। मोस्टली वो इमीडिएट एन्युटी प्लान ही होता है, जिससे आपको मंथली इनकम आती रहेगी। ऐसा क्यों है? ये 40% ज़रूरी नहीं है कि 40% ही है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, बट कम से कम 40% तो होना ही चाहिए या होता ही है, वो मैंडेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास विड्रॉल का टाइम आता है एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, उन्हें 100% विड्रॉल कर लेते हैं और उन्हें पैसे को खर्च कर देते हैं, और एट द एंड वो मेन जिस पर्पस के लिए उन्होंने सेव किया था रिटायरमेंट के लिए, उनके पास कुछ नहीं बचता। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दी हुई है कि एटलीस्ट आपको 40% यहाँ पे एन्युटी 40% ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स यूज होगा एन्युटी बाय करने के लिए, जिससे आपको मंथली इनकम आती रहे, और बाकी 60% यू कैन विड्रॉल एज अ लमसम अमाउंट। और ये जो एन्युटी होती है, जो मंथली इनकम होती है, वो आपकी साइज कैसे डिसाइड होगा, जो कि आपके साइज का इन्वेस्टमेंट का साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मंथली इनकम का भी साइज डिसाइड होगा। देन आगे हम इस पे बात करते हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ नेशनल पेंशन स्कीम। तो सबसे पहले जो फीचर है वो है टैक्स बेनिफिट। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको अकॉर्डिंग टू दी 18C सेक्शन 18C 1.5 लाख का यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट टायर 1 नेशनल एनपीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 18CCD के साथ एडिशनल 50,000 का भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि एक और भी बाकी किसी स्कीम में नहीं है। देन सेकंड है चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये जो पॉइंट है इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना कि चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का क्या मतलब होता है।
क्यों मेरा एनपीएस इतना पसंदीदा स्कीम है या रिटायरमेंट या इन्वेस्टमेंट स्कीम है? क्योंकि चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से कितना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और कितना इक्विटीज में जाएगा। और यहाँ पे ऑटोमेट ऑप्शन भी होता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक पर्सन है जो कि यंग एज से एनपीएस में इन्वेस्ट करना चालू करता है, लाइक 30 to 35 ईयर्स है। एज उसने ऑटोमेट अगर वो लेता है तो ऑटोमेट में फंड मैनेजर क्या करेगा, एज ऑफ ही इज यंग ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अ रिस्क। तो गवर्नमेंट एनपीएस का फंड मैनेजर क्या करेगा, उसके इन्वेस्टमेंट से या उसके पैसे से इक्विटीज में ज़्यादा एक्सपोजर रखेगा एज कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी वो इक्विटीज का एक्सपोजर कम करता रहेगा और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक्सपोजर बढ़ाता रहेगा। ऑटोमेट में ऐसे होता है। और मैनुअल में क्या होता है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वो कितने पैसे कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहता है। लाइक अगर उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं या 100 रुपये वो इन्वेस्ट करने वाला है तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसमें 100 रुपये में से 50 रुपीज़ वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, 30 रुपीज़ वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा और 20 रुपीज़ वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, या अल्टरनेट भी कर सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। देन थर्ड इज पेंशन बेनिफिट्स। पेंशन बेनिफिट जैसे हमने पीछे बताया कि आपको 100% विड्रॉल नहीं मिलता है, 60% ही मिलेगा और बाकी 40% से एटलीस्ट 40% से आपको एक एन्युटी प्लान बाय करना पड़ेगा, जिससे कि क्या फ़ायदा होता है, आपको मंथली इनकम आती रहती है और लोगों के पास पूरा पैसा भी नहीं होता खर्च करने के लिए, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट होता है। देन फोर्थ इज मार्केट लिंक रिटर्न्स। मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं मार्केट रिटर्न्स ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्विटीज़ का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मार्केट रिटर्न ज़्यादा ना हो तो आप इक्विटीज़ का एक्सपोजर कम कर सकते हैं और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज एन्युटी ऑप्शंस। व्हाट इज एन एन्युटी ऑप्शंस? एन्युटी ऑप्शंस वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 60% आपको लमसम अमाउंट विड्रॉल करने के लिए मिलेगा, 40% आपको एन्युटी बाय करनी होगी, जिससे कि आपको मंथली इनकम आती रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्कीम का। देन आप यहाँ पे हम बात करते हैं एनपीएस एलिजिबिलिटी की। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है? फर्स्ट इज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन वेयर रेजिडेंस विद इन कंट्री टू अब्रॉड और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एनआरआई, कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भले वो एनआरआई हो या कहीं भी वो रहता हो। देन सेकंड इज एज शुड बिटवीन 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स, कि उसकी एज 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। देन थर्ड इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, persons of Indian origin, POI and Hindu undivided families are not eligible for NPS subscription। ये OCI लोग, POI and Hindus undivided families एलिजिबल नहीं होती हैं NPS सब्सक्रिप्शन के लिए। देन हमारे पास है लास्ट कंक्लूजन पे अब हम बात करने वाले हैं कि एनपीएस के मतलब एनपीएस में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, हु शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस। So NPS is an advantageous for individuals aiming to proactively strategies for their retirement, particularly for those within a conservative risk tolerance. The prospect of steady pension income during the retirement holds significant value, especially for individuals retiring from private sector employment to government employment. तो NPS में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो जिनकी रिस्क टॉलरेंस कम है, या जिनकी कंजर्वेटिव रिस्क टॉलरेंस है, जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लान के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं या एक अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो एनपीएस उन लोगों को ज़रूर एम करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। 9 से 12% विद लो रिस्क आपको यहाँ पर रिटर्न गारंटीड होते हैं कि इसके बीच में आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस, 95% चांस आपको इसके बीच में रिटर्न मिल ही जाएगा। 9% मिल जाएगा, 10 इसके बीच में आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज विड्रॉल के टाइम आपको यहाँ पे 100% विड्रॉल नहीं मिलता, 60% के आप विड्रॉल कर सकते हो। 40% आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जितना भी 40% से आप एन्युटी बाई करना ही होगा आपको, जिससे कि आपको एक मंथली इनकम आती रहे। तो वो भी आपकी चीज़ बारे में ध्यान रखा गया है कि आप पूरा पैसा ना खर्च करें और अपने रिटायरमेंट के लिए भी कुछ रखें, उसके लिए भी आपके लिए गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। एंड कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी इसे कंसिडर कर सकता है। पर स्पेशली वो लोग जिनके पास कंजर्वेटिव रिस्क टॉलरेंस है वो एनपीएस जरूर कंसिडर करना, क्योंकि मैं पर्सनली सभी रिटायरमेंट स्कीम्स हो गई या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गई, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स को छोड़ के, जो एक कंजर्वेटिव स्कीम्स होती हैं रिटायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आई वुड पिक एनपीएस लाइक इन अ
टॉप में टॉप 2 तो होगा ही एनफिस मेरा, हमेशा से टॉप 2 तो हमेशा रहेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो UIP भी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड या अभी इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।